जो डिसकंटिन्यू हो गया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें ये बोल रहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया था, तो वो किसने लॉन्च किया था, हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। जनरली इसमें कोई भी वुमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लगाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया था, ये नीति आयोग ने किया था, ठीक है। नीति आयोग ने हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। और नीति आयोग ने किया है, और किसने किया है, जो उसके सीईओ थे श्री अमिताभ कांत, ठीक है। इसके सीईओ थे श्री अमिताभ कांत, ठीक है। और ये कब किया गया था, 2017 में हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में 2017 में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2017 में हैदराबाद में, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, किसके थ्रू, नीति आयोग के थ्रू। और किसने किया था, उस समय जो इसके नीति आयोग के सीईओ थे ना, श्री अमिताभ कांत जी, उन्होंने ये किया था, ठीक है। और इसको कब किया गया था, जब 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट चल रही थी, ठीक है। 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप समिट चल रही थी, तब इसको उस समिट में लॉन्च किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नीति आयोग सबको पता है, क्या फुल फॉर्म है नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म ये है। ये पहले जो योजना आयोग चलते थे उसकी जगह फिर नीति आयोग आया था 2015 में, ठीक है। 2015 में हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, नीति आयोग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज इन द टेक्स्ट ऑफ द फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन आर, ठीक है। तो जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज हैं वो क्या हैं हमारे न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो सबसे पहले सेलुलोज जो है वो क्या होते हैं आपके, तुम्हें पता ही है। सेलुलोज हेमीसेलुलोज क्या होते हैं, जो रेशे वाला पार्ट होता है हमारे खाने में, ठीक है। रेशे वाला जो पार्ट होता है, जैसे फाइबर हो गया, आपकी जो प्लांट्स में जो रेशे पाए जाते हैं वो सब हमारे किसके बने हुए होते हैं, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके फाइबर में जो आपका अनाज होता है उसके ऊपर की लेयर में आपके सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन प्लांट टिश्यू, ठीक है। एक तो ये क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करते हैं सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, ठीक है। ये प्लांट है, इसके यहाँ पाए जाते हैं, हर सेल के बाहर ये पाए जाते हैं सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, ठीक है। तो ये आपका ये सबसे पहला है इसका, हाँ ठीक है, ये करते हैं सपोर्ट करने में। दूसरा है रिलेटिवली रेसिस्टेंस टू ब्रेकडाउन, ठीक है। खंडीकरण के प्रतिरोधी, मतलब कि टूटने से बचाते हैं, ठीक है। रिलेटिवली रेसिस्टेंट टू ब्रेकडाउन, ये आसानी से टूटते नहीं हैं, ठीक है। रेसिस्टेंट टू ब्रेकडाउन, इनको आसानी से बॉडी के अंदर भी तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन पर कोई भी एंजाइम क्या होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, इसके चलते हमारी बॉडी में टूटते नहीं है तो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ऊपर से सबसे आसान तो इसका तरीका ये है, इसमें जो आपके सेलुलोज और हेमीसेलुलोज हैं, ठीक है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते हैं। तो एक तो ये वाला हटा दो, इसमें यील्ड कंसिडरेबली एनर्जी, ठीक है। इनमें किसी भी तरीके की न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, ना ही ये कोई भी एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो एक तो इसको हटा दो। दूसरा, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपके सेलुलोज और हेमीसेलुलोज जो हैं वो इनसॉल्युबल है, यानी कि वाटर में घुलते नहीं हैं। तो ये दो तो आपके सीधे सीधे हट गए, तो ये दोनों पॉइंट्स गलत हैं आपके, ठीक है। दोनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, गलत हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हटा दो, तो बचे क्या आपके, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन प्लांट टिश्यू के को सपोर्ट करने का काम करता है ये। दूसरा, रिलेटिवली कंसिस्टेंट टू ब्रेकडाउन, टूटने से बचता है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो सेल उसको तोड़ सके, किसको, हमारे सेलुलोज को, ठीक है। दूसरा, नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, और ह्यूमंस के थ्रू ये डाइजेस्ट नहीं होता है, जबकि एनिमल्स में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनिमल्स की बॉडी में क्या पाया जाता है, इसको तोड़ने के लिए एनिमल्स की बॉडी में इसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसलिए तो गाय, आप देखोगे जो भी हमारे एनिमल्स हैं, गाय हो गई और इस तरीके के जो बफेलो वगैरह होती है, ये सब हमारी क्या खाती हैं, घास खाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो घास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जबकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। इसमें इन्होंने सबसे पहले फ्लैट सीम दे रखी है, फिर आपकी सुपर इम्पोज सीम दे रखी है, बाउंड सीम दे रखी है और एज फिनिश दे रखी है, ठीक है। 4 तरह के टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखोगे जो आपकी फ्लैट सीम होती है वो कौन सी होती है, फ्लैट सीम,
ठीक है। फ्लैट सीम हमारी कौन सी होती है? फ्लैट सीम है हमारी 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक एम्बेडेड टुगेदर एंड स्टिच, ठीक है। मतलब हम फ्लैट सीम के थ्रू क्या करते हैं, 2 कपड़ों को पकड़ा और उनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारी फ्लैट सीम है जो जनरली हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक एम्बेडेड टुगेदर एंड स्टिच, एक दूसरे से सटे हुए सिले हुए कपड़ों के 2 टुकड़े, ये ठीक है। यहाँ से आपने उनको सिल दिया, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्या है? ये आपकी फ्लैट सीम है। इसके बाद जो दूसरी सीम है सुपर इम्पोज्ड सीम, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड सीम आपकी कौन सी वाली है? सुपर इम्पोज सीम है आपकी 2 और मोर पाइल्स ऑफ फैब्रिक्स यूजुअली जॉइंट विद द सीम अलाउंसेज एजेस, ठीक है। जो सीम अलाउंसेज के जो एजेस हैं, ठीक है, सीम अलाउंसेज एजेस कौन से होते हैं? ये वाले, ठीक है। ये वाले जो सीम अलाउंसेज के जो एजेस हैं, आप क्या करते हो? 2 और मोर पाइल्स ऑफ फैब्रिक यूजुअली जॉइंट, 2 या 2 से ज़्यादा फैब्रिक को क्या करते हो? उसमें जॉइंट कर देते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम सुपर इम्पोज्ड सीम बोलते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड सीम समझ में आ गया इतना? तो ये आपका सुपर इम्पोज्ड सीम हो गया। उसके बाद थर्ड है आपका बाउंड सीम, ठीक है। तो बाउंड सीम में हम क्या करते हैं? बाउंड सीम में हम सिंपल हमने ये लिए 2 फैब्रिक, ठीक है, यहाँ पे इनको जोड़ा, फिर इनके जो ये कॉर्नर आएंगे जहाँ से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक फैब्रिक हम छोटा सा लगा के, जो किनारी में हम छोटे छोटे से फैब्रिक जो है वो लगा देंगे लंबाई में, ठीक है, बायस टाइप का। तो इसको क्या बोलते हैं? हम बाउंड सीम बोलते हैं, ठीक है। दोनों साइड से हम क्या करते हैं? उसमें एक एक कपड़े की पट्टी लगा देते हैं हम, ठीक है, बाउंड सीम में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला सी है आपका बाउंड सीम। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है आपका ये नैरो स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक की नैरो स्ट्रिप्स यानी कि पतली पतली पट्टियाँ आपने क्या कर दिया है? फैब्रिक में लगा दी हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नैरो स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक एनकम्पासेस द कट एजेस ऑफ वन ऑफ द मोर पाइल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप? इसमें इन पे पट्टियाँ लगा दोगे, ठीक है, इनके एजेस पे। जैसे ये आपने सिला, ठीक है, ये आपने फैब्रिक सिला, ये आपने 2 पीसेज आपस में सिले, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे 2 इसके कॉर्नर आएंगे, तो उन कॉर्नर में हम क्या करते हैं? उसे फिनिश कर देते हैं 2 पतली पतली स्ट्रिप से, ठीक है। इसके बाद है कपड़े की संकरी पट्टी को घेरे हुए 1 अथवा अधिक परतों से में कटे हुए कोर, ठीक है। ये हमारे क्या आएंगे? फ्लैट सीम आएंगे, ठीक है। इसके बाद फ्लैट सीम हो गया। फ्लैट सीम के बाद है हमारा एज फिनिश, ठीक है। एज फिनिश में हम क्या करते हैं? एज फिनिश में हमारा जो हमारे एजेस होते हैं उनको हम कैसे फिनिश करते हैं? प्रोवाइड फिनिश फॉर अ सिंगल प्लाई ऑफ फैब्रिक, ठीक है। सिंगल प्लाई ऑफ फैब्रिक, जो आपका सिंगल प्लाई है फैब्रिक का, उसमें हम फिनिशेस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? एज फिनिश हो गई। मतलब कि आपने क्या करना है? जो किनारियाँ हैं उनको क्या करना है? फिनिश कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी किस में आएगी? एज फिनिश में आएगी। देखो ये है फ्लैट सीम्स, ठीक है। ये आपकी जो सबसे पहली वाली थी, इसको हम फ्लैट सीम बोलते हैं। इसको हमने फ्लैट सीम, ये जो आपको दिखाई दे रही है, सारी आपके फ्लैट सीम्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? हमने ये वो लिए, ठीक है, इसको इस तरीके से लोगे आप और फिर इसको आपस में सिल दोगे, ठीक है। दोनों कपड़ों को आपने यहाँ से लिया, दोनों एजेस को, एक फैब्रिक आपका ये है और एक फैब्रिक आपका ये है, ठीक है। दोनों को आपने लिया, उसके बाद इसको इस तरीके से रख करके आप सिलाई मार दोगे, ठीक है। तो इसमें लुक कैसा आ जाएगा? इसका जो लुक है वो ऐसा आएगा फिर आपका, ठीक है। तो इसका आपका लुक जो है वो ऐसा आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्लैट सीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैट सीम है। इसके बाद दूसरी कौन सी सीम थी? दूसरी थी हमारी सुपर इम्पोज्ड सीम। सुपर इम्पोज्ड सीम, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड सीम हमारी कौन सी वाली? वो ये वाली हैं, ठीक है। इसको आपने क्या करना है? इस तरीके से साथ में सिलना है, ठीक है। ये देखो, ये सुपर इम्पोज्ड सीम का एग्जांपल है। आपने 2 फैब्रिक इस तरीके से साथ में रखे, जैसे इसमें पहले वाले में रखा हुआ है, ये इस तरीके से आपने साथ में रखे उनको, और यहाँ से आपने क्या किया? सिलाई मार दी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी सुपर इम्पोज्ड सीम कहलाएगी, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये आपकी क्या है? सुपर इम्पोज्ड सीम का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद थर्ड वाली क्या थी हमारी? बाउंड सीम। बाउंड सीम में था, देखो बाउंड सीम में ये आपने क्या लगाई है? इसमें स्ट्रिप्स लगा रखी है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों तरफ क्या लगा दिया आपने? स्ट्रिप्स लगा दी है, ठीक है। तो आपने पहले फैब्रिक को सिला, यहाँ से 2 फैब्रिक लिए,
ठीक है, इस तरीके से लिए, यहाँ पे से सिला, ये जो सिला हुआ फैब्रिक है, फिर इसके जो साइड को जो आपका सीम अलाउंसेस बचा है, इसमें आप क्या करोगे, ये आपके बायस और स्ट्रिप्स लगा दोगे इसमें, ठीक है। 2 स्ट्रिप्स आपने लगाई है, इसको बोलते हैं बाउंड सीम, बंधी हुई सीम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद है आपकी 4th वाली थी आपकी एज फिनिश सीम, एज फिनिश सीम, एज फिनिश, एज फिनिश सीम, ठीक है। देखो इसमें आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से, कई तरीके के मेथड इन्होंने बताए हैं एजेस को फिनिश करने के, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, एजेस को फिनिश कर रखा है। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी एज फिनिश सीम है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम इस तरीके से अपने फैब्रिक को सिल देते हैं ये, तो यहाँ पे जो आपका सीम अलाउंसेस वाला पार्ट बचा है, तो इसमें क्या करते हैं, हम फिनिशिंग दे देते हैं, जैसे ये वाला दिया हुआ, इंटरलॉक भी बोल सकते हो आप इसे, टेलर इसे इंटरलॉक के नाम से करता है, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है, तो ये आपकी एज फिनिशिंग है, इसको कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एज फिनिशेस को, ठीक है। पिंकिंग शेयर्स के थ्रू भी किया जाता है ये, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट शेप में अगर आप कट कर दोगे तो वो भी क्या है, एज फिनिशेस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो ये इतने आपके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्ट मेथड फॉर द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से डायरेक्ट मेथड होने चाहिए। तो ये कौन सा मेथड पूछ रहा है, डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट को, न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड कौन कौन से होंगे आपके, एक तो क्लिनिकल साइन होगा, आप सामने से देख करके जो भी आपके सामने आपका पेशेंट है, कस्टमर है, उसको देख कर आप बता सकते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर उसकी आंखों में वाइट आउट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि विटामिन ए की डिफिशियंसी है, तो वो क्या हो गया, आपका क्लिनिकल असेसमेंट हो गया, ठीक है। बायोकेमिकल रेट्स, आप बायोकेमिकल टेस्ट, आप उनका ब्लड लेकर के, उनका यूरिन लेकर के टेस्ट कर सकते हो, वो आपका डायरेक्ट मेथड है। और एंथ्रोपोमेट्रिक, आप उसके बॉडी का मेजरमेंट्स लेकर के टेस्ट कर सकते हो, मेजरमेंट लेकर के देख सकते हो। अगर वेट बहुत कम है तो इसका मतलब वो पीएम का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या आएगा, आपका मोर्टेलिटी रेट और आपका फूड प्रोडक्शन, ये आपके इनडायरेक्ट मेथड में आएंगे, क्योंकि इससे सीधे सीधे पता नहीं चलता मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर कितनी है आपकी इंडिया में, और इसके अलावा फूड प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितना पर व्यक्ति कितना फूड आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके इनडायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट तरीके से हम इसमें असेस करते हैं। डायरेक्ट मेथड आपकी क्लिनिकल साइंस, बायोकेमिकल और एंथ्रोपोमेट्रिक हैं, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट वेट जर्सी प्लेन नेट फैब्रिक पॉपुलर फॉर यूज इन अंडरवेयर, ठीक है। अंडरवेयर के लिए हमारा कौन सा जो लाइट वेट लाइट प्लेन नेट फैब्रिक पॉपुलर है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसके लिए आपका है बालब्रिगन जो है, आपका बालब्रिगन जो है फैब्रिक, ये आपका अंडरवेयर के लिए पॉपुलर फैब्रिक माना जाता है। इसको हॉजरी फैब्रिक भी बोल सकते हो आप, ठीक है, हॉजरी फैब्रिक भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, फाइनली निटेड कॉटन क्लोथ, ठीक है, जो आपका कॉटन का क्लोथ है वो बहुत ही फाइनली निटेड होता है, पतला पतला उसको हम निट करते हैं, बुनते हैं, प्रीडोमिनेटली यूज फॉर अंडरवेयर। और किसके लिए हम ज़्यादातर ये वाला फैब्रिक हमारा किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारा अंडरवेयर बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसके लिए, अंडरवेयर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तो बालब्रिगन हमारा जो है, बालब्रिगन जो है ये हमारा फैब्रिक है, जो हॉजरी फैब्रिक है ये, जिसे हम किस लिए करते हैं, अंडरवेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है ये, और ये इसमें क्या है, जर्सी प्लेन नेट फैब्रिक है, ये जर्सी प्लेन नेट फैब्रिक ये है। फिर नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो इसके स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस अगर आपको करनी है तो आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, अब इन्होंने क्या, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई नीड्स एंड प्रॉब्लम, डेवलप स्किल्स एंड कैपेसिटी, प्रायोरिटीज नीड, टेक डिसीजन और इवैल्यूएशन। आसान सा है ये तो, सामने से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले होगा आपका आइडेंटिफाई नीड्स एंड प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करोगे आप, नीड्स एंड प्रॉब्लम देखोगे, फिर नीड्स को लिस्ट डाउन करोगे, उनमें से प्रायोरिटीज देखोगे, ठीक है, कौन सी नीड्स जो है पहले ज़रूरी है जिन पे हमें काम करना है। सो ड्रिंकिंग वाटर वाली प्रॉब्लम ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन वाली प्रॉब्लम उसके बाद हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये तो इसेंशियल नीड्स की ज़रूरत है ना, तो फिर हम प्रायोरिटीज़ करेंगे प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पर आएगा, हम अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर है तो हम उसको अवेलेबल करा दें, या फिर हमारे पास में अगर वाटर टैंक्स हैं तो हम वो अवेलेबल करा दें। तो हम अपने रिसोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डेवलप स्किल्स एंड कैपेसिटी, फिर लोगों में स्किल्स एंड कैपेसिटीज़ को डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद आप करोगे 5th डिसीजन लोगे उस पर, जो भी आपने प्लान बनाया है उस पर फिर आप इवेल्युएट करोगे, ठीक है, फिर उस पर इवेल्युएट करोगे। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आपने नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। दूसरे नंबर पे आपने उन नीड्स को प्रायोरिटीज़ की, मतलब आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं को तय किया। थर्ड नंबर पे आपने क्या किया, रिसोर्सेज की पहचान की अपनी, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। फोर्थ नंबर पे आपने अपना काम शुरू किया, डेवलप स्किल्स एंड कैपेसिटीज़, ठीक है, स्किल्स और कैपेसिटीज़ को डेवलप किया। फिफ्थ नंबर पर आपने डिसीजन लिया और सिक्स नंबर पर आपने इवेल्युएट किया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका डेवलप स्किल्स एंड कैपेसिटीज़ है, इसका मतलब आपको जो भी डिसीजन लेने के लिए स्किल्स और कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है उसको आप क्या करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A popular theory describe development as a primarily unconscious and heavy colored with the emotion, where behavior is merely a surface characteristic and the symbolic working of the mind have to be analysis to understand it. Early experience with parents is so emphasized the theory is known as, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक पॉपुलर थ्योरी है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक पॉपुलर थ्योरी है। ठीक है, एक पॉपुलर थ्योरी है जो क्या करती है, डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करती है किसकी तरह, एज प्राइमरी रिसोर्सेज, एज प्राइमरली अनकॉन्शियस माइंड की तरह, ठीक है। ऐसा प्रचलित सिद्धांत जो विकास का वर्णन मुख्यतः अवचेतन और संवेग से अत्यंत प्रभावित विकास के रूप में करता है, जहां व्यवहार सतही विशेषता मात्र है और व्यवहार को समझने के लिए मन के सांकेतिक कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ माता पिता के प्रारंभिक अनुभवों पर भी बल दिया जाता है। तो ये बहुत आसान सा है, ये आपकी है साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी है ये, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपके बिहेवियर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। तो जैसा आपका अनकॉन्शियस माइंड होगा वो किससे बनता है, वो आपके पेरेंट्स का जो बचपन का बिहेवियर है, आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर हुआ है, फैमिली इन्वायरमेंट कैसा मिला है, इससे आपका अनकॉन्शियस माइंड बनेगा और वही आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करेगा। तो ये किसने बोला था, साइको एनालिटिक थ्योरी थी, और ये किसने दी थी, फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी। नेक्स्ट है द सीक्वेंस इन विच द ग्रोथ अकर फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मज़े ही आ जाए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जब आपका जो ग्रोथ है, जो आपकी डेवलपमेंट या ग्रोथ है वो टॉप टू बॉटम, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि आपके सर से पैर की तरफ, यानी कि कौन सा वाला रूल चलेगा, हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो वाला रूल चलेगा। हेड टू टो में क्या है आपका, सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल वाला रूल है आपका हेड टू टो। जो यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, पहले आपने देखा होगा बेबी सबसे पहले अपने किस पे कंट्रोल करना सीखता है, अपने हेड पे कंट्रोल, सर पे कंट्रोल करना सीखता है, सर को उठाना सीखता है, उसके बाद वो अपने सर के नीचे वाला जो उसका पार्ट है, ट्रंक एरिया है, उस पर कंट्रोल करता है, टमी वाले एरिया पे कंट्रोल, चेस्ट वाले एरिया पे सीखता है, उसके बाद सबसे लास्ट में वो चलना सीखता है, लेग्स पे वो सबसे लास्ट में कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। तो ये आपका कौन से रूल के हिसाब से आता है, सेफेलोकॉर्डल रूल है, उसके हिसाब से आता है। फिर है स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय मैनी कंट्रीज, ठीक है, जो हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA अडॉप्टेड अ रिसोर्सेज डिक्लाइन 2023। क्या कह रहा है, ये भारत द्वारा प्रायोजित एवं कई देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC ने वर्ष 2023 में निम्नलिखित रूप से घोषित करने का प्रस्ताव अंगीकार किया है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने किस पे किया है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार बड़ा दिखाई भी दे रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला है, ये है आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको बोला गया है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये अभी जो हमने कल का साथ पहला क्वेश्चन इसी से किया था। तो ये क्या है, हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, जिसमें क्या बोला गया है कि जो आपका ये है UNGA ने अपना 2023 को क्या डिक्लेयर किया है, 2023 को किया है उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष हमें
डेवलप किया डिक्लेयर किया है 2023 को, ठीक है, क्योंकि मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया और मिलेट्स की वैल्यू बताने के लिए, जो हमारा मोटा अनाज होता है, ठीक है, मिलेट्स की वैल्यू बताने के लिए ये बताया गया है कि इस ईयर को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया गया है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय मैनी कंट्रीज, ठीक है, इंडिया ने स्पॉन्सर किया है और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, ने अडॉप्ट किया है रिजोल्यूशन डिक्लाइन 2023 एज द, ठीक है, तो उन्होंने रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 2023 को क्या डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, क्योंकि इस समय आपके मिलेट्स की वैल्यू बताने के लिए इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अरेंज कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है, ये कोलबर्ग की जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उससे क्वेश्चन आया ही है, जिसमें कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या बोला गया था कि बच्चे में किस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो होता है, ठीक है, तो वो क्या है आपका कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्या आएगा, पहला है आपका इसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि सबसे पहले बच्चा किस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या मॉरल उसका किसके अकॉर्डिंग होगा कि उसे पनिशमेंट मिलेगा या फिर उसे अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरे नंबर पे आएगा आपका इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, ठीक है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा आपका इसमें म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल कन्फॉर्मिटी, ठीक है। इससे पहले एक और आता है जिसे हम बोलते हैं गुड गर्ल एंड गुड बॉय कॉन्सेप्ट, ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे पहले वो इन्होंने दिया नहीं है, 5 ही दिए हैं, तो जबकि ये 6 हैं, ठीक है। स्टेजेस हमारी 6 हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 स्टेजेस हैं और तीनों स्टेजेस के अंदर 2-2 स्टेज हैं, तो टोटल सब स्टेज कितनी होगी हमारी 6 स्टेजेस हो गई, ठीक है। थर्ड नंबर पे है म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस, इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल कन्फॉर्मिटी, ठीक है, थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है आपका सोशल सिस्टम मॉरलिटी, ठीक है, फोर्थ नंबर पे सोशल सिस्टम मॉरलिटी है। फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आपका सबसे लास्ट में है, यानी कि फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी 5 स्टेजेस हैं मॉरल डेवलपमेंट की, किस तरीके से आपका मॉरल डेवलपमेंट होता है। फिर है नॉन रिस्पॉन्सिस एरर्स है हमारे, रिस्पॉन्स एरर आर टाइप ऑफ, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिस एरर और रिस्पॉन्स एरर्स हमारे किसके टाइप है, ये हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स के टाइप्स हैं, ठीक है, किसके सब टाइप्स हैं, ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स के टाइप हैं ये वाले, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स एरर और रिस्पॉन्स एरर हमारे किसके टाइप है, हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स के टाइप है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं हमारे, ऑल सोर्सेज ऑफ एरर्स दैट आर अनरिलेटेड टू सैम्पलिंग, मतलब कि सभी एरर जो हमारे किससे अनरिलेटेड होता है, सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। जो हमारे सैम्पलिंग से रिलेटेड एरर्स, एक तो सैम्पलिंग से रिलेटेड एरर हो गए जिसमें हमारी सैम्पलिंग की गलती के चलते गलतियाँ आ रही हैं, पर कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिसका सैम्पलिंग से कोई मतलब नहीं है, सैम्पल्स के अलावा सैंपल के अलावा गलतियाँ आ रही होती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स बोलते हैं। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सर्वे, ये सर्वे में हो सकता है, सेंसस में हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में हो सकता है, मतलब सैंपल के चलते नहीं है और दूसरी चीज़ों के चलते हमारे उसमें एरर आ रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर के एग्जाम्पल हैं आपके नॉन रिस्पॉन्स एरर और रिस्पॉन्स एरर, ठीक है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम सॉर्टर इज़ यूज टू टेस्ट, ठीक है, जो आपका कॉम सॉर्टर होता है, छटाई यंत्र हमारा जो है, कॉम सॉर्टर जो है वो किस परीक्षण हेतु उपयुक्त किया जाता है, तो किस परीक्षण के हिसाब से हम इसको उपयुक्त करते हैं, ये हम किसके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए फाइबर लेंथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कॉम करते हैं हम, कॉम किस लिए करते हैं, इस तरीके से रेशो को ताकि रेशा जो है पैरेलल हो जाए और वो हमारी लेंथ वाइज हम उसको चेक कर सकें कितना उसकी सही लेंथ है, तो ये क्या आएगा, फाइबर लेंथ के लिए करते हैं हम कॉम शॉर्टर टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 49 है आपका, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, ठीक है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में आपका क्या आएगा, सिंपल है, प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन साउंड्स करेक्टली, जब आपको बोलने में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो वो किसमें आती है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, प्रॉब्लम इन
प्रोनाउंसिंग साउंड करेक्टली, मतलब आप अपने साउंड को सही से करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आवाज़ सही से नहीं निकल रही है आपकी, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया भाई तारे ज़मीन पर वाली मूवी है, जिसे हर साल या तब से जब से मूवी आई है हर साल ये किसी ना किसी रूप में इसको देते रहता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया है हमारी, डिसलेक्सिया आपकी सीवियर इम्पेयरमेंट इन एबिलिटी टू रीड एंड स्पेल, ठीक है, पढ़ने में और स्पेल करने में, स्पेलिंग को समझने में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिसलेक्सिया में, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या है, सीवियर इम्पेयरमेंट इन एबिलिटी टू रीड एंड स्पेल। इसके बाद थर्ड है डिसग्राफिया, ठीक है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में आपका इम्पेयरमेंट इन राइटिंग, ठीक है, मतलब आपको लिखने में दिक्कत आती है डिसग्राफिया में, ठीक है। किसमें है, आपको आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं होगी, लिखना आप गलत लिखोगे, ठीक है, तो वो डिसग्राफिया हो गया। तो इसके बाद दूसरा है डिसकैलकुलाई, इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, देखो कहाँ है कैलकुलेशन वाला, हाँ, डिफिकल्टी इन मैथ कंप्यूटेशन, ठीक है, आपके कैलकुलेशन में कैलकुलाई मतलब कैलकुलेशन से याद कर लेना, कैलकुलाई मतलब कैलकुलेशन, ठीक है, तो कैलकुलाई मतलब कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। ग्राफिया मतलब ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो ऐसे से याद रख लेना, हैंड राइटिंग से रिलेटेड है ये ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा डिसलेक्सिया तो तुम्हें पता ही है, तारी ज़मीन वाली जो मूवी थी इसमें उसको लिखने और जिसमें इसको पढ़ने में दिक्कत होती थी, उन्होंने तो सब में ही बता दी थी, और डिसलेक्सिया में मेन हमारे पढ़ने में और स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, ठीक है। आर्टिकुलेशन में है आपका जो स्वर तंत्र होता है, जो आपका मुंह है, जो आपका जिससे हम साउंड निकालते हैं उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद 50th क्वेश्चन है, ये हैं आपके फोक थ्रेटर फॉर्म, ठीक है, फोक हैं, फोक मतलब जो फोक होते हैं, फोक ट्रेडिशनल, ठीक है, ये किसी ना किसी तरीके से आपके ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे भवाई हमारा कहाँ का है, भवाई आपका क्या है,